Hello, so our today's topic is haloalkane and haloarenes. हेलोएल्केन बेसिकली क्या होते हैं? एल्केन चेन विद हेलोजन। हेलोजन ग्रुप वाला कौन सा होता है? जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आता है। नाउ सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन को बनाने के 4 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है हम उसे अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल के अंदर अगर ये RCH2OH है, ये अल्कोहल कंसिडर करें और R कोई भी एल्काइल ग्रुप है। उसके अंदर अगर हम ZnCl2 और HX डालते हैं, HX यहाँ पे X क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हेलोएल्केन, मतलब RCH2X। अब ये HCl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, प्लस H2O। दूसरा तरीका है अल्कोहल से, मतलब ये हम रिएजेंट्स पढ़ रहे हैं। इधर 6 टाइप्स के रिएजेंट है जिससे हम अल्कोहल को हेलोएल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंस हमें क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग तरह के रिएजेंट्स देके पूछा जा सकता है कि क्या बन सकता है, तो इसलिए हमें हर एक रिएजेंट पता होने चाहिए। इवन दो द बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट वी शुड नो कि कौन सी चीज़ किसको किस चीज़ में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। सो राइट हियर द सेकेंड ऑप्शन टू कन्वर्ट एल्कोहल से हेलोएल्केन के अंदर हमारे पास है P+X2। अब ये P क्या है? P होता है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस प्लस X2। X2 यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, इससे भी हमें RCH2X मिलेगा। थर्ड तरीका है, ये बहुत मोस्ट प्रेफर्ड तरीका है। क्यों? अभी पता चलेगा। इसके अंदर क्या है? RCH2OH, एक अल्कोहल लिया, अल्कोहल के अंदर मैंने SOCl2 डाला, ठीक है। ये होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। इस कंपाउंड को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। इसके अंदर फिर ये कन्वर्ट हो गया RCH2Cl के अंदर, और इसके अंदर SO2 और HCl बनता है, जो दोनों गैशियस फॉर्म में होते हैं और वो इजीली इवेपोरेट आउट हो जाते हैं। अब ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड तरीका क्यों है? क्योंकि ये जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो मतलब हमारा मेन प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गैशियस फॉर्म में है। मतलब उनको सेपरेट आउट करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ डिस्टिलेशन या फिर कोई अलग से प्रोसेस या मेथड नहीं करना पड़ेगा टू प्योरीफाई आवर कंपाउंड, क्योंकि जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली हमारे कंटेनर से गैशियस फॉर्म के थ्रू इवेपोरेट आउट हो जाएंगे। उसके बाद एक है RCH2OH PCl5। तो PCl5 भी डाल सकते हैं, PCl3 भी डाल सकते हैं, दोनों से हमें RCH2Cl मिल जाएगा। नाउ द लास्ट तरीका इज RCH2OH के अंदर NaBrH2SO4 डालना। इसके अंदर हम NaBr की जगह NaI भी डाल सकते थे, इससे हमें RCH2Br मिलता है, ठीक है। तो ये तरीका था अल्कोहल से कन्वर्ट करने का। नाउ सेकेंड तरीका इज फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एटम, जैसे RCH4 है, तो एक जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। सिंस और ये Hμ की प्रेजेंस में होता है। Hμ मतलब ये हीट की प्रेजेंस में, मतलब यूवी सनरेज की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लोरो मोनोक्लोरिनेशन लिखा है, ठीक है। मोनोक्लोरिनेशन क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे मेंशन ना करती कि ये मोनोक्लोरिनेशन है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते। सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली में उस वे तक होगा, मतलब उस पॉइंट तक होगा जब तक उस एटम के अंदर, मतलब उस कंपाउंड के अंदर जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं वो रिप्लेस होके क्लोरीन में ना कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट इन हो गया, तो क्या हो गया? RCH3Cl। अब अगर यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन नहीं होता, तो यहाँ पे RCH2Cl2 ये भी बन सकता था, RCHCl3 ये भी बन सकता था, RCCl4 ये भी बन सकता था। सो दीज वर ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इवन दो ये ज्यादा हेल्पफुल हम नहीं मानते, क्योंकि अगर हम इसे रियल लाइफ में परफॉर्म करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसलिए इवन दो जब भी हम कोई कन्वर्जन वगैरह करें तो ऑलरेडी वहां पे मेंशन करा जाता है कि डाइक्लोरिनेशन है, मोनोक्लोरिनेशन है, ट्राइक्लोरिनेशन है, टू गेट द स्पेसिफिक आंसर, वरना इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। नाउ थर्ड इज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स वो होते हैं जिस एल्केन के अंदर जो डबल बॉन्डेड एटम, जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आ जाता है, उसे एल्कीन्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब HBr पेरोक्साइड,
पेरोक्साइड क्या करेगा, एक मैंने ये तरीका रखा है याद करने का कि जब पेरोक्साइड डालेंगे, पेरोक्साइड तब डलता है जब Br हमें एंड ऑफ द चेन के अंदर लाना होता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता है, एंड अगर हम सिंपल HBr डालते हैं तो मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता है। सिंस दैट वॉज टॉट इन 11th क्लास, द होल एक तरह से जो मैकेनिज्म होता है वो हमें 11th के अंदर सिखाया था। आई एम नॉट गोना टीच इट हेयर अगेन, बट इट इज अ क्विक वे और क्विक चीट कोड टू रिमेम्बर कि अगर पेरोक्साइड डालते हैं तो जो भी हमारा ब्रोमीन या जो भी हेलोजन होता है वो एक्सटर्नल साइड जो आउटर एरिया होता है वहां पे जाके अटैक करता है, वहां पे अटैच होता है। और जब HBr नॉर्मली ऐड करते हैं तो Br चेन के अंदर वाले उसमें होता है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट भी है जिससे आप याद कर सकते हो कि जब मार्कोवनिकॉफ फॉलो हो रहा होता है, ठीक है, दिस इज मार्कोवनिकॉफ विदाउट पेरोक्साइड, मार्कोवनिकॉफ फॉलो हो रहा है, तो रिचर गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर। अब इसका क्या मतलब है, देखो जो हाइड्रोजन एटम है ना उसे हम रिच मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जिस पे जो चीज है वो उसी को वो चीज देगा। जैसे कि यहाँ पे CH2 दो थे, यहाँ पे इस कार्बन के पास इधर H दो थे, तो इसके पास जो ये H था उसने ये इस वाले जहाँ पे ऑलरेडी दो H थे वहीं पे ये H जाके अटैच हुआ, और जहां पे सिर्फ एक एच था वहां पे उसने Br जाके अटैच करा दिया। सो दैट इज द थिंग कि रिचर इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। वेयर एज मार्कोवनिकॉफ में उसका एंटी मार्कोवनिकॉफ में विद पेरोक्साइड उसका पूरा उल्टा हो रहा है। यहाँ पे Br यहाँ आके अटैक हो गया, मतलब जो डेफिशिएंसी थी वो एक तरह से पूरी करने का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी थी, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम था, तो हाइड्रोजन एटम इसके पास चला गया और जहाँ पे ऑलरेडी दो हाइड्रोजन एटम थे उधर ब्रोमीन जाके ऐड हो गया। नाउ नेक्स्ट, एल्कीन से उधर जाने का, हेलो एल्केन जाने का एक और तरीका है Br2CCl4। ये बेसिकली एक टेस्ट की तरह भी वर्क करता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मतलब जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस रहते हैं अगर वहां पे मतलब अगर वहां पे अनसैचुरेशन रहती है। ठीक है, तो ये एक केमिकल टेस्ट भी है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो, जैसे यहाँ पे HBr, एक ही Br है तो एक ही Br जाके ऐड होगा, पर यहाँ पे Br2 है, तो जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे H तो है नहीं, तो एक डबल मतलब एक Br इस वाले डबल मतलब जो डबल बॉन्ड के इस साइड वाला कार्बन है उसके साथ जाके अटैच होता है, और जो दूसरा है वो दूसरे वाले के साथ जाके अटैच होता है। हम यहाँ पे देख भी सकते हो, एक Br मैंने यहाँ अटैच करा, ठीक है, और एक दूसरी जगह अटैच करा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। ऐसे ये वाला पार्ट होता है। चौथा तरीका होता है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी कंपाउंड के अंदर क्लोरीन या कोई भी हेलोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे ग्रुप में अब हम हेलोजन एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं, हम पे हेलो एल्केन है ऑलरेडी, बट हम उस हेलो एल्केन का जो हेलोजन वाला ग्रुप है उसे हमें चेंज करना है किसी और पर्टिकुलर हेलोजन एटम के साथ। तो दो तरीके होते हैं इसके भी, दो मतलब दो वेज होते हैं करने के। एक है RCH2Cl लिया सपोज मैंने, और आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर मैंने जहाँ पे एक्स को भी मेंशन करे वो हमेशा क्लोरीन या ब्रोमीन करा है, कभी भी मैंने फ्लोरीन या आयोडीन यूज नहीं करा है, बिकॉज दे आर वेरी मच रिएक्टिव इन नेचर, तो इसलिए वो इजीली कन्वर्ट आउट नहीं होते। तो इनको अगर मेरे को NI मतलब अगर मुझे आयोडीन या फ्लोरीन लाना है हेलो एल्केन के अंदर, तो पहले आई विल कन्वर्ट इट इनटू कोई भी क्लोरो एल्केन, एंड देन आई विल कन्वर्ट इट इनटू कोई भी आयोडो और फ्लोरो के अंदर इजिली कन्वर्ट आउट हो जाएगा। कैसे, हम इसके अंदर NaI यूज करते हैं और ड्राई एसीटोन यूज करते हैं। ठीक है, ये रिएजेंट्स हमें याद रहने चाहिए, एंड इसे याद करने का तरीका भी मेरे पास था कि जैसे हमें पता है आई क्या होता है, आयोडीन। ठीक है, तो जहाँ पे NaI होगा, ठीक है, तो वहां पे फ्रिंकलस्टीन होगा, आयोडीन के साथ फ्रिंकलस्टीन लगता है और फ्लोरीन के साथ स्वॉर्ट्स लगता है। इफ इट इज आस्क्ड इन अ फॉर्म ऑफ नेम रिएक्शन, कभी कभार मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर नेम रिएक्शंस लिखे होते हैं, रिएजेंट्स लिखे होते हैं, और मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है। सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑल्सो। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, हमने यहाँ पे ड्राई एसीटोन क्यों यूज करा है, एंड फिर तो मतलब जो कन्वर्जन है वो तो सिंपल है, क्लोरीन की जगह बस आयोडीन आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, रिएक्शन इज डन। नाउ बेसिक थिंग इज कि ड्राई एसीटोन क्यों यूज करना है, तो ड्राई एसीटोन हेल्प्स टू प्रेसिपिटेट आउट बाय प्रोडक्ट्स एंड हेल्प्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो हमने ली चार्लीज प्रिंसिपल पढ़ा था 11th के अंदर, ये एक तरह से उसी का एक एप्लीकेशन है। जब हम ड्राई एसीटोन यूज करते हैं तो हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे बाय प्रोडक्ट के अंदर NaCl बनता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा बिकॉज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट टू एक्सप्लेन यू गाइज, यू वेरी वेल नो यहाँ पे NaCl भी फॉर्म होगा।
तो जो ड्राई एसीटोन होगा वो हमारा NaCl की प्रेसिपिटेट आउट पीपीटी बना देगा, ड्यू टू विच हमारा जो प्रोडक्ट साइड का वो कम हो जाएगा। तो ये इसे मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाने पे मजबूर करेगा, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई वी यूज ड्राई एसीटोन। अगर हमें इसे फ्लोरीन के अंदर कन्वर्ट करना है, फ्लोरोएल के अंदर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, AgF भी डाल सकते हैं और Hg2F2 भी डाल सकते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स कैसे फॉर्म करते हैं? तो यहाँ तो हम सिंपल बेंजीन लें, बेंजीन के अंदर हम FeCl3 और Cl2 डालें तो हम पे क्लोरोबेंजीन आ जाता है। एंड दीज आर जस्ट रिएक्शंस, यू हैव टू रिमेम्बर इट, मैंने भी याद करी है। ठीक है, तो और कोई भी नहीं है। FeBr3Br2 इससे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये टोलुइन है, टोलुइन के अंदर अगर हम FeCl3Cl2, यहाँ पे डार्क लिखा है, डार्क शुड बी रिटन हियर इम्पोर्टेंटली, वरना कन्वर्जन नहीं होता है। तो ये बनेगा CH3 ऊपर एक पैरा का प्रोडक्ट बनेगा और एक ऑर्थो का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एंड यू शुड नो दिस वेरी वेल कि जब दो पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि सिंस इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोथ, दो पॉसिबिलिटीज होती है बनने की, हमेशा पैरा वाला इज मोर स्टेबल ड्यू टू इट्स सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है और वो मेजर मात्रा के अंदर फॉर्म होता है। नाउ थर्ड थिंग इज, दिस इज एनालीन। ठीक है, वी विल रीड, मतलब वी विल लर्न अबाउट दिस इन एमाइंस, बट सिंस इट इज यूज्ड हियर तो वो अभी याद करना है। दिस इज एनालीन। एनालीन को हम NaNO2HCl के अंदर डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर एंड 300 ATM का प्रेशर। ठीक है, दीज कंडीशंस आर नेसेसरी, बट सिंस जेई के अंदर ये सब कुछ दिया हुआ रहता है, वी जस्ट हैव टू नो द प्रोडक्ट। सो Na2Cl माइनस, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। ये फॉर्म होता है, इसके थ्रू आगे हम बहुत सारी चीजें फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसके अंदर हम CuHCl डालते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, CuHBr डालते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। जब हम कॉपर अलग ले रहे हैं, दिस इज Cu ना, तो कॉपर जब हम अलग ले रहे हैं और HCl और HBr अलग ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, अगेन यू हैव टू रिमेम्बर द नेम वेरी वेल बिकॉज क्वेश्चन कम्स हियर। देन अगर CO2Cl2 है और CuBr है जिसके अंदर हम सॉल्ट ले रहे हैं, तो सैंडमेयर्स होते हैं। तो सॉल्ट एस से आप याद कर सकते हो सैंडमेयर, और अगर Cu अलग है, HCl अलग है, Cu अलग है, HBr अलग है, तो दैट इज गेटरमैन। ठीक है, नाउ अनदर वे इज दिस। अगर बेंजीन है, बेंजीन के अंदर हमने HiO4 डाला या HNO3 डाला इन प्रेजेंस ऑफ Hi, तो जो HNO3 होता है, वी वेरी वेल नो दैट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट विल हेल्प्स द रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर जो आयोडोबेंजीन की हमें यील्ड होगी वो ज्यादा मिलेगी अल्टीमेटली, दैट्स व्हाई वी यूज HNO3 हियर। नाउ N2Cl माइनस, ये क्या था, अभी ऊपर पड़ा था, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर अगर हम Ki डालते हैं तो हमें आयोडोबेंजीन मिलता है, और HbF4 और कॉपर डालते हैं और हीट करते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्कीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रिपरेशन में हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं कि उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की चीजें होती हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या सीन है? केमिकल प्रॉपर्टीज का ये सीन है, पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके अंदर जो वो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोफाइल इज समथिंग जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कम, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। एंड न्यूक्लियोफाइल इज समथिंग जिसकी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जो हमारा हेलो एल्केन, यहाँ पे जो हेलोजन अटैच है, उसको हम रिप्लेस करेंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और न्यूक्लियोफाइल से, किसी और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से। आई होप द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेम इज क्लियर टू यू राइट नाउ। नाउ लेट अस सी कि क्या क्या चीजों से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। पहला है एक्वस NaOH। एक्वस मतलब एक्वस फॉर्म के अंदर हमने NaOH जब डाला तो एल्कोहल इज फॉर्म्ड। आप देख सकते हो OH जहां पे लगता है दैट इज अ एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद R डैश, देखो ये R इज एल्काइल, मतलब R इज एल्काइल ग्रुप। अब R डैश मैंने इसलिए यूज करा ताकि यू डोंट गेट कंफ्यूज कि ये सिर्फ R R ही होना चाहिए। R डैश इज ऑल्सो एल्काइल ग्रुप बट डिफरेंट फ्रॉम R।
तो जब मैंने R-ONA डाला, सो हमारा क्या बना, अ, हमारा बना RCH2OR-। अब इसे ईथर कहते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल लर्नड इन न्यू नॉमेनक्लेचर। तो ये ईथर होता है। तो इफ वी एवर वांट फॉर्म एन ईथर, ठीक है, इवन दो इट्स अ सेपरेट चैप्टर इन 12th, वी विल लर्न अबाउट दैट ऑल्सो। बट सिंस इट इज जस्ट अ बेसिक लेवल कि अगर हमें ईथर बनाना है तो हम किसी का भी क्लोराइड लेंगे, फिर किसी का भी सोडियम वो लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, इसे सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं। तो सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे और हेलो एल्केन लेंगे, तो उससे हम ईथर बना सकते हैं वेरी इजिली, ठीक है। तो दिस इज कैन बी यूज्ड एज प्रिपरेशन फॉर ईथर ऑल्सो। नाउ RC ट्रिपल बॉन्ड CNA। सो इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर जो मतलब इट इज वेरी बेसिक। देखो यहाँ पे जहाँ पे Na है, Na को आप हटाओगे और CH2 के साथ अटैच कर दोगे। देखो Na यहाँ पे हट गया, CH2 के साथ ये अटैच हो गया, बाकी एज इट इज। इट्स द सेम प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे Na हटा, यहाँ पे Cl हटा और CH2 के साथ अटैच हो गया। सो इट्स वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। वन यू विल गेट द होल्ड ऑफ इट, इट विल बी वेरी इजी। नाउ NH3, ठीक है। NH3 अगर डालते हैं तो हमारा एमाइन बनता है, दिस इज एमाइन NH2 के फॉर्म के अंदर। उसके बाद RCH2, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो अगर हम डालते हैं तो एन एस्टर इज फॉर्म्ड। नाउ लेट अस learn about ambient nucleophile। ambient nucleophile क्या होता है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओनली, बट ना इसके अंदर दो अटैचिंग साइड्स होती हैं और एक टाइम पे एक ही वर्क करते हैं, मतलब बोथ कैन वर्क साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसा रहता है कि अगर आप रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, कि वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और उस हिसाब से उसकी जो अटैचिंग साइड होगी वो डिसाइड होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे KCN है तो हमारा CN अटैच हुआ, NO2 है तो ONO अटैच हुआ, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वेयर एज व्हेन आई यूज AgCN हियर, तो यहाँ पे NC अटैच हुआ। यहाँ पे जो अटैचिंग साइड है वो नाइट्रोजन है, ना कि कार्बन। सो दिस इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इन पे दो तरीके का अटैकिंग पॉइंट है। वेयर एज अगर मैंने AgNO2 यूज करा, सो वी गेट RCH2NO2। Now the third thing is reduction. Now third chemical property is reduction. Reduction basically हमने पहले भी पढ़ा था 11th में। H2PD यूज करते हैं और जो ये Cl है ये H से रिप्लेस हो जाएगा। Since we have used RCH2Cl, यहाँ पे H चला गया और HCl रिलीज हो जाते हैं तो RCH3 ही बचता है and we get an alkene. Now dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation क्या होता है? देखो क्लोरीन हटता है, जिस कार्बन से क्लोरीन हटेगा, जिस कार्बन से कोई भी हेलोजन हटेगा, उसका जो साथ वाला कार्बन होगा उससे एक हाइड्रोजन हटेगा और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। लेट मी टेल इट अगेन। जहां से एक देखो हेलो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन। तो क्या इससे समझ आया कि हेलोजन और हाइड्रोजन हटेगा और दो चीजें जब हटती है तो एक बॉन्ड वहां पे फॉर्म हो जाएगा। सो वी हैव यूज्ड RCH2CH2Cl, अल्कोहलिक KOH। प्लीज रिमेम्बर दिस कि ऊपर जब हमने अल्कोहल बनाया हेलो एल्केन से, तो वी हैव यूज्ड एक्वस, राइट, वी हैव यूज्ड एक्वस हियर, एंड वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसने इनिशिएट करा। And dehydrohalogenation के लिए it has to be alcoholic. We can use alcoholic KOH and NOH both. Similarly, ऊपर भी we can use aqueous KOH, NOH both. But the thing is, the difference is between aqueous and alcoholic. ठीक है? And why this is like the elimination is preferred or the substitution is preferred, we will learn about it in the different chapter. Now, अब इसके अंदर देखो, सिंस यहाँ पे दो ही मतलब एक ही पॉसिबिलिटी थी कि जहां से हाइड्रोजन निकल पाए, तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। बट अगर एक एग्जाम्पल नहीं जिसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हों जहां से हम हाइड्रोजन हटा पाए, तो क्या फॉर्म होगा? तो एक सेटजिफ रूल होता है, ठीक है, जिसका बेसिकली क्या निचोड़ है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पॉसिबल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मतलब मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब जिसके आउटर एरिया पे, मतलब देखो ये तो इनर एरिया, जैसे R बाहर है और Cl बाहर है, तो जो आउटर एरिया मतलब जो
लास्ट के कार्बन है वो सबसे ज्यादा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल वाले होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने ये समझाने के लिए ताकि मेजर माइनर में कंफ्यूजन ना हो। देखो CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे एक Cl अटैच्ड है। अब क्या पॉसिबिलिटीज है, एक एक ही डबल बॉन्ड में इन दोनों के बीच में फॉर्म कर दूं, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, यहाँ से Cl निकाल दूं, क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देख रहे हो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट लिखा है। उसके बाद एक पॉसिबिलिटीज क्या है कि मैं, या देखो क्लोरीन तो एक ही जगह है, वो तो एक ही जगह से निकलेगा, बट हाइड्रोजन मैं यहाँ से ना निकाल के यहाँ से निकाल दूं, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो सेम। अब कैसे डिसाइड करना है, देखो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल कौन सा होगा, ऊपर वाला। दैट्स वाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड नीचे वाला इज माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। नाउ फिफ्थ रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इज वेरी इजी। CH3 CH2 Cl, Na लेते हैं, सोडियम लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर अगेन NaCl फॉर्म होता है तो उसे प्रेसिपिटेट आउट करने में मदद करता है, प्रेसिपिटेट आउट करेगा तो जो हमारा वो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली हाँ, और इसके अंदर वुड्स रिएक्शन का बेसिक चीज क्या है कि क्या करना है, देखो ये जो Cl है ना इसे हटा दो और जो ये चीज है इसे कॉपी पेस्ट कर दो। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। NaCl बन गया। ये देखो जैसे यहाँ पे ना बेसिकली मैंने 2 नहीं लिखा है, यहाँ पे ना 2 लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे ये मतलब ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये 2 मॉलिक्यूल है। 2CH3 CH2 Cl। तो अब देखो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यही बॉन्ड यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। देखो ये जो यहाँ पे जाके अटैच हो गया, दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो इसका बस बेसिकली Cl हटाना है और उसका डबल कर देना है, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते हैं, आगे जाके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे हर एक रिएक्शन में बेसिकली काम आएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर MgCl जहाँ होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है सिंपल भाषा के अंदर। ठीक है, RCH2Cl, इसके अंदर जैसे ऊपर हमने सोडियम मेटल लिया है, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम मेटल लेना है, ड्राई ईथर लेना है। इसके अंदर यहाँ पे ना Mg आके सब्सिट्यूट आउट होता है, मतलब Mg आके जुड़ जाएगा और RCH2 MgCl, यहाँ पे Mg आके बस लग जाएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन है कि दिस शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर इसे प्रिपेयर करना चाहिए कि बिल्कुल भी वाटर ना आए। मतलब जब आप इसे प्रिपेयर कर रहे हो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि देखो जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये देखो सेम है RCH2 MgCl, यहाँ पे बस मैंने CH2 हटा दिया, RMgCl H2O H+, अगर इसको हल्का सा भी मॉइस्चर मिला तो रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन अगर कैरिड आउट होगा तो ये इट विल गेट रिड्यूस टू एल्केन, देखो RCH3, तो ये RCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस वाज नॉट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई हमें उसे एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर ही प्रिपेयर करना चाहिए। Now we will learn about chemical properties of halorines. Chemical property of halorine क्या है? Basically अब हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसमें होता है कि नहीं होता। तो आप खुद सोचो, मैंने क्या बताया, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। ठीक है, और बेंजीन, ठीक हो, हेलो एरीन क्या है, बेंजीन। ठीक है, एरीन बेसिकली मींस बेंजीन है, कि बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। बेंजीन के ऊपर जब हेलोजन लगता है तो उसे हेलो अरीन कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब सेंस बना रहा है ये बात, क्योंकि अगर बेंजीन, हमें पता है बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी रिच। ठीक है, सिमिलरली जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दो अगर इलेक्ट्रॉन रिच आपस में साथ आएंगे तो ऑब्वियसली उनमें रिपल्शन होगा एंड दे वुड नॉट बी रेडी टू बी टुगेदर, इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि वो पॉसिबल, मतलब वो दूर भागना चाहेंगे, एक दूसरे से पास नहीं आना चाहेंगे, और अगर हमें उन्हें करना भी है सो वी वुड नीड वेरी हाई टेम्परेचर एंड बहुत सारा उसके अंदर हमें कंडीशंस लगानी पड़ेगी टू एक्चुअली मेक दिस हैपन। सो क्या रहेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम क्या बताएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इट डज नॉट अंडरगो। ठीक है, अब कभी कभार रीजन पूछ लेते हैं तो रीजन में क्या लिखेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से उनके अंदर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जो कि ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड से ज्यादा
स्ट्रॉन्ग रहता है, और इसकी वजह से जो उनके बीच में जो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर होता है उसकी वजह से हम उसे तोड़कर सब्स्टिट्यूट आउट नहीं कर पाते हेलोजन के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो मैंने भी समझाया ड्यू टू बेंजीन रिंग, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। sp2x, देखो जो इसके अंदर कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब शॉर्टर बॉन्ड लेंथ हो गई, ठीक है, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो उसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ द सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंस न्यूक्लियोफाइल वाज इलेक्ट्रॉन रिच हियर। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल आई टोल्ड यू कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये इजिली हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कुछ रिएक्शन है जो हमें पढ़नी है। अगर मैं क्लोरोबेंजीन के अंदर FeCl3Cl2 डालती हूँ तो एक हमारा पैरा का प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो का प्रोडक्ट बनेगा। मैंने बता दिया पैरा वाला विल बी मोर स्टेबल, और यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरीन ऐड करने का बहुत ईजी तरीका है। सेकेंड थिंग इज क्लोरीन ओलियम। ओलियम बेसिकली बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कंपाउंड होता है, ठीक है, और इससे हमें ये SO3H सब्स्टिट्यूट आउट हो जाता है। SO3H इज बेसिकली इट विल मेक सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये ऑर्थो बना, पैरा प्रोडक्ट बना, ऑर्थो इज मोर स्टेबल, अगेन द सेम रीजन। नाउ द थर्ड इज क्लोरोबेंजीन के अंदर अगर मैं कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 का मिक्सचर डालती हूँ तो जो NO2 होता है वो लग जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। उसके बाद CH3Cl, ठीक है, इसे हम फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। तो CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 इज बेसिकली एक तरह का कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है रिएक्शन के लिए, और हेल्प करते हैं कि ज्यादा इजीली रिएक्शन हो पाए। ठीक है, CH3L के अंदर क्या होगा, देखो Cl हटा दो और CH3 ऐड कर दो, बस। Cl हटा दिया यहाँ से, CH3 यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया, बस इतना करना है। इसके अंदर भी Cl हटा दो और बेंजीन से अटैच कर दो, बस। इसे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। दिस इज एल्काइलेशन एंड दिस इज एसाइलेशन। नाउ लेट अस लुक एट SN1। SN1 रिएक्शन क्या होती है? SN1 रिएक्शन अभी हमने पढ़ी एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ पढ़ी। देखो हमने क्या सीखा कि जब हम RCH2Cl के अंदर एक्वस KOH यूज करते हैं तो हमारा अल्कोहल बनता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, मतलब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इवन दो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट ये एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देगा, दैट्स व्हाई मतलब समझ जाना चाहिए। तो स्टेप 1 क्या होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, CH3CH3Cl, ठीक है, ये मेरा कंपाउंड था। इसके अंदर मैंने कार्बोकेटायन फॉर्म करा, मतलब मैंने क्लोरीन यहाँ से लीव करा दिया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि इसने क्लोरीन दे दिया किसी को, क्लोरीन छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया। उसके बाद स्टेप 2 वॉज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मतलब अब यहाँ पे ये OH, ठीक है, OH अटैक कर रहा है। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल तो हम बस कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिया CH3 प्लस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, सिंस यहाँ पे पॉजिटिव था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाके अटैक करा पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है, तो इसने इसे जाके अटैक करा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, इस पे देखो। बेसिकली ये कितना जल्दी अटैक करेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि कार्बोकेटाइन कितनी जल्दी फॉर्म होगा और कितना स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलरेडी सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज कार्बो मतलब हेलो एल्केन जो हमने यूज करा है। हेलो एल्केन, क्योंकि देखो जो हेलो एल्केन यूज करोगे उसी का तो कार्बोकेटाइन बनेगा ना। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री क्यों, क्योंकि हमें पता है 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री का उससे कम स्टेबल एंड 1 डिग्री का उससे कम स्टेबल। सो दिस वाज द बेसिकली द मैकेनिज्म जिसके ऊपर SN1 वर्क करता है। नाउ दिस इज SN2 बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम पता है क्या है? इसके अंदर जो वो है, जो SN2 रिएक्शन है उसके अंदर बेसिकली क्या रहता है कि देखो ये H है, ये H है, ये H है, ये Cl है। इसके अंदर ना एक ही स्टेप में सब कुछ होता है। एक स्टेप में कैसे सब कुछ, देखो यहाँ से ये Cl है, ये छोड़ के जा रहे हैं, देखो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और यहाँ से ये वीक होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग है, जा जाके यहाँ पे धीरे धीरे अटैच हो रहा है। सिंस यहाँ पे कार्बन के देखो 5 बॉन्ड हो गए, ठीक है, इवन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 5 बॉन्ड हो गए, दिस दैट इज वाई इट इज ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? वो स्टेट जो स्टेबल नहीं होती, जो कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम ड्यूरेशन की रहेगी, क्योंकि दिस इज अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। सिंस वी नो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे उसने 5 बना लिए, सो दिस इज वेरी अनस्टेबल, दैट्स वाई दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो देखो क्लोरीन हट गया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हेलो एल्कीन पे भी हेलो एल्कीन पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफिलिक पे भी डिपेंड कर रहा है। इसे वन स्टेप रिएक्शन कहते हैं और इसके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा, आई गेस यहाँ पे एक गलती है, प्लीज ये ठीक कर लेना, ये गलत है। सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ठीक है ना, ये गलत लिखा है मैंने। इसका ऑर्डर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, और इसके पीछे का एक रीजन है, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद इट। आप सिंपली देखो, अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक को अटैक कराना है और सेम टाइम पे क्लोरीन को भी यहाँ से हटाना है, तो आपको जो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर होगा वो आपको बहुत कम चाहिए होगा, ताकि इजिली ये चीजें वर्कआउट करे और इनके बीच में पॉसिबली ज्यादा रिपल्शन या ज्यादा इंट्रैक्शन फोर्सेस ना लगे। तो जितना कम चेन होगी, जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जितना कम कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड होगा, उतनी इजिली ये प्रोसेस वर्क करेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? देखो, इसे समझाने के लिए एक इजी तरीका मैंने लिखा। देखो, ये नॉर्मल लाइट है। ठीक है, नॉर्मल लाइट ऑब्वियसली उसकी बहुत ज्यादा अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये एक पोलरॉइड है। पोलरॉइड क्या करता है? जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको एक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा ऐसे ऊपर नीचे था, इसने इसे इसके थ्रू पास करवाया, तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट बन गई। मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ, सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये पोलराइज लाइट हो गई। अब ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ना आपको कंपाउंड रखना है एक्वस फेस के अंदर, वो जिसकी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट पास कर गया कंटेनर से, तो ये ऑप्टिकली जो भी कंपाउंड जो भी एक्वस उसमें फॉर्म में रखा है आयंस के फॉर्म में, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर वो लेफ्ट की तरफ डेविएट करा तो वो लीवो रोटेटरी होगा, अगर वो राइट की तरफ करा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। अब सिंस एज स्टूडेंट्स हम हर वक्त ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? हम हर बार ये फॉर्मूला नहीं कर सकते कि हम सबका ऐसे सॉल्ट बनाएं और फिर उसको ऐसे करें। तो एक सिंपल तरीका क्या है कि देखो, हमें ना मिरर इमेज बनानी है। जैसे ये एक सी है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है। मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई। यहाँ पे ये Br है, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे C2H5 हो गया और यहाँ पे H हो गया। ये मिरर इमेज बन गई। अब इफ द मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मतलब कि अगर मैं इसे उठा के एक दूसरे पे रख दूं तो वो एक दूसरे को कोइंसाइड करे, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये एक तरीका है कि आपको कोई भी देखना है, आप उसका मिरर इमेज बनाओगे, मिरर इमेज बनाओगे, अगर वो सुपर इम्पोजेबल है, इक्वली उसे कोइंसाइड कर रहा है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है, इफ द ग्रुप अटैच टू एनी वन ऑफ कार्बन ऑफ द चेन आर डिफरेंट, मतलब देखो जैसे यहाँ पे जो कार्बन था, यहाँ पे जो कार्बन था उसके चारों ग्रुप अलग अलग थे। ठीक है, देन कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, दैट पर्टिकुलर कार्बन विल बी कॉल्ड एज कायरल सेंटर और असिमेट्रिकल कार्बन। देखो, ये देखो सुपर इम्पोजिबल कब हुआ? जब इसके चारों ग्रुप डिफरेंट थे। तो यहाँ पे ये लिखे कि ये पर्टिकुलर कार्बन जो यहाँ पे है ना, इसे हम क्या कहेंगे कि ये कायरल सेंटर है या ये असिमेट्रिकल कार्बन है। तो कभी कभार जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ना हमें बड़ा सा कंपाउंड, जैसे दिस इज तो एग्जाम्पल तो छोटा सा है, बड़ा सा कंपाउंड दे देते हैं और 4 कंपाउंड होते हैं या फिर 5 6, और उनका फिर कॉम्बिनेशन बना के पूछते हैं कि इनमें से ऑप्टिकल एक्टिव कौन कौन से है। तो हमें बस ये देखना है कि सारे कार्बन देखने हैं और उनमें से वो वाला कार्बन ढूंढना है जिसके साथ अलग अलग ग्रुप अटैच हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, नाउ इन्वर्जन एंड रिटर्शन ये क्या होते हैं? देखो, सपोज एक कंपाउंड है CCH3 C2H5 H और X। मैंने यहाँ पे Y ऐड करा और मैंने यहाँ पे Z ऐड करा। जब Y ऐड करा तो CH3 C2H5 HY, जहां से X गया, ठीक है, वहीं पे Y अटैच हुआ। तो ये रिटेंशन है कि सेम साइड पे हुआ। ठीक है, मतलब ये SN1 है, अगर आप समझ पा रहे हो तो, कि ये सेम साइड पे गया है।
ठीक है, अब ये CCH3 H25 H2 C2H5 HX, यहाँ पे मैंने Z अटैक करवाया, X पहले यहाँ था, इस साइड था, अब ये यहाँ जाके अटैक हुआ है, मतलब ये इन्वर्जन है, ये ऑपोजिट साइड पे अटैक करा है। तो इससे आप क्या समझे कि जो नोट SN1 प्रोसीड्स थ्रू रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्यों बोला? क्योंकि SN1 के अंदर ये जरूरी नहीं है कि वो सेम साइड पे ही अटैक करे, वो एक मिक्सचर है, ठीक है। और SN2 प्रोसीड्स थ्रू इन्वर्जन, हमें ये पता है कि SN2 के अंदर हमेशा एक साइड से छूटते दूसरे साइड पे अटैक होता है, तो वो प्योरली इन्वर्जन है। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, यहाँ पे मैंने रेसिमिक मिक्सचर की डिफाइन भी लिखी है, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन इज रेसिमिक मिक्सचर। मतलब वहां पे इक्वल अमाउंट में रिटेंशन भी हो रहा हो और इक्वल अमाउंट में इन्वर्जन भी हो रहा हो। तो कभी कभार ये स्टेटमेंट के अंदर आते हैं कि SN1 प्रोसीड्स थ्रू रेसिमिक मिक्सचर और इन्वर्जन, या SN2 प्रोसीड्स थ्रू इन्वर्जन और रेसिमिक मिक्सचर और रिटेंशन। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर वर्क करते हैं। वी शुड लर्न दिस, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।